कोर्स टाइटल है हमारा पर्यावरण अध्ययन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं सुरक्षा प्रबंधन। वीडियो टाइटल वैश्विक पर्यावरण मुद्दे एवं चिंताएं, पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम लोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सतत विकास, क्योटो प्रोटोकॉल, पार्टियों का सम्मेलन, स्वच्छ विकास तंत्र, प्रोटोटाइप, कार्बन फंड इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले टॉपिक में हमने ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापक्रम, अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण के समाधान, परमाणु दुर्घटना और होलोकास्ट का अध्ययन किया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। इससे कम करने के लिए हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के नियंत्रण के आवश्यक है। भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, चरम मौसमों की दुर्घटना और जैव विविधता का ह्रास होना। इसके समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नीतियों और ऊर्जा स्रोतों का सतत उपयोग आवश्यक है। अम्लीय वर्षा से मृदा की उर्वरता घटती है और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और वनस्पतियों की क्षति पहुंचती है। इसे रोकने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने ओजोन परत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ओजोन परत के क्षरण के समाधान के लिए हानिकारक रसायनों का उत्पादन बंद करना होगा और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना आवश्यक होगा। इससे हम ओजोन परत की सुरक्षा और उसके पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी। पर्यावरण में परमाणु दुर्घटना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। परमाणु दुर्घटनाओं के गंभीर परिणाम होते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। सुरक्षित परमाणु ऊर्जा उपयोग और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। वहीं हमने होलोकास्ट के बारे में अध्ययन किया कि होलोकास्ट मानव इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने यहूदियों और अन्य समूहों के खिलाफ अत्याचार की याद दिलाई। यह घटना हमें सिखाती है कि असहिष्णुता और नफरत के खिलाफ सतर्क रहना और मानव अधिकारों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी मुद्दों का समाधान सतत विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के माध्यम से संभव है। पर्यावरणीय समस्याओं और ऐतिहासिक अत्याचारों से सीख लेकर हम एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसकी विषय सूची है संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सतत विकास, क्योटो प्रोटोकॉल, पार्टियों का सम्मेलन, स्वच्छ विकास तंत्र और प्रोटोटाइप कार्बन फंड। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरो ने आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है ताकि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर खतरनाक मानव जनित प्रभाव को रोका जा सके। 1990 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा पहली मूल्यांकन रिपोर्ट के तुरंत बाद ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करने के लिए जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव प्रेरित हस्तक्षेप को रोक सके। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है? यूनिसेफ CCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। आज इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक है। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले देशों में 198 देशों को कन्वेंशन के पक्ष कहा जाता है। जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना UNFCCC का अंतिम लक्ष्य है। मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना। UNFCCC का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को इस स्तर पर रोका जाए जिससे जलवायु परिवर्तन की गति को कम किया जा सके। स्थिर जलवायु प्रणाली ऐसी जलवायु प्रणाली बनाया जाए जिसमें पारिस्थितिक तंत्र स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हो सके, खाद्य उत्पादन खतरे में ना पड़े और आर्थिक विकास निरंतर बना रहे। सुरक्षित भविष्य की ओर पहला कदम। संक्षेप में सम्मेलन यह पहचाना गया कि कोई समस्या थी। यह अपने समय में उल्लेखनीय था
याद रखें 1994 में जब UNFCCC प्रभावी हुआ तब आज की तुलना में कम वैज्ञानिक साक्ष्य थे। UNFCCC ने इतिहास की सबसे सफल बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधियों में से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में से एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति उधार ली थी। इसने सदस्य देशों को वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद भी मानव सुरक्षा के हित में कार्य करने के लिए बाध्य किया। एक ऊंचा लेकिन विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। इस सम्मेलन का अंतिम उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव प्रेरित हस्तक्षेप को रोक सके। कौन कौन से प्रमुख घटक और सिद्धांत हैं? साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां CDBR एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क UNFCCC के तहत शामिल है। यह सिद्धांत मानता है कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक योगदान और वर्तमान क्षमता के आधार पर उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग होनी चाहिए। साझी जिम्मेदारियां, सभी देशों को एक सामूहिक जिम्मेदारियां हैं कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करें। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान सभी देशों को सामूहिक प्रयास से ही संभव है। विभेदित जिम्मेदारियां, यह मान्यता कि सभी देशों का सामान्य रूप से प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी नहीं है और यह ना ही उनके पास समान संसाधन और क्षमताएं हैं। विकासशील और अल्पशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अलग और कम प्रतिबद्ध लक्ष्य दिए जाते हैं। सिद्धांत के आधार, ऐतिहासिक जिम्मेदारियां, विकसित देशों के औद्योगिक क्रांति के दौरान और बाद में बड़े पैमानों पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, जिसके कारण वर्तमान जलवायु संकट उत्पन्न हुआ है। इसलिए इन देशों की जिम्मेदारी अधिक होती है। उन्हें अधिक कटौती करने और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान क्षमताएं, विकसित देशों के पास अधिक संसाधन और तकनीकी क्षमताएं हैं जिससे वे अधिक प्रभावी तरीके से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। विकासशील देशों के पास सीमित संसाधन होते हैं और उन्हें आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां कम होती है। इसके अलावा व्यवहारिक अनुप्रयोग, जिनमें क्योटो समझौता और पेरिस समझौता को किया गया है। दूसरा टॉपिक जो हमें देखना है वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को समान महत्व देना। महत्व, ऐतिहासिक संदर्भ। पहला, और ऐतिहासिक संदर्भ ये बताता है कि औद्योगिक देशों में ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक है। दूसरा, विकासशील देशों का समर्थन। विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है ताकि ये पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ अपने विकास को भी संतुलित कर सके। तीसरा, सतत विकास के प्रमुख तत्व। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का उद्देश्य है कि सभी देशों में समृद्धि और जीवन स्तर में सुधार हो। CBDR के तहत विकसित देशों और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश का अर्थ है कि सभी समाजों के लोग विकास की प्रक्रिया में शामिल हों और उन्हें लाभ मिले। CBDR यह सुनिश्चित करता है कि विकासशील देशों को आवश्यक संसाधन और सहायता मिले ताकि वे अपनी जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता को पूरा कर सकें। पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता का लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। CDBR सिद्धांत के तहत सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में योगदान देना है, लेकिन उनकी क्षमताओं और जिम्मेदारियों के आधार पर। सतत विकास के फायदे। न्याय संगतता और निष्पक्षता। CBDR और सतत विकास दोनों ही सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी देशों के लिए समान अवसर और जिम्मेदारियां हों, लेकिन उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर यह दृष्टिकोण विकसित और विकासशील देशों के बीच संतुलन बनाए रखता है। वैश्विक सहयोग। CBDR और सतत विकास वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। यह सहयोग विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय, तकनीकी और क्षमता
निर्माण सहायता प्रदान करने के माध्यम से प्राप्त होता है। स्थायी भविष्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए CBDR सिद्धांत एक मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे सभी देशों का एक साथ विकास और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इससे एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सकती है। महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया और 2005 में प्रभावी हुआ। यह प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जबकि विकासशील देशों के लिए ऐसे लक्ष्यों को मुक्त रखा गया। पेरिस समझौता में भी सभी देशों को उत्सर्जन कटौती की योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, लेकिन उनके लक्ष्यों को उनकी राष्ट्रीय परिस्थिति और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग रखा है। 1915 में अपनाया गया इसका उद्देश्य वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। कार्यप्रणाली। पार्टियों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP UNFCCC के तहत सभी सदस्य देशों की वार्षिक बैठक होती है जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और उपायों पर चर्चा होती है। COP के दौरान सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करते हैं और आगे की रणनीतियां तय करते हैं। सब्सिडियरी बॉडीज 2 मुख्य निकाय हैं, SBI और SBSTA, सब्सिडियरी बॉडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और सब्सिडियरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, जो UNFCCC के कार्यान्वित और तकनीकी सलाह में सहायक होते हैं। इसमें कहा गया है कि इस तरह के स्तर को एक समय सीमा के भीतर हासिल किया जाना चाहिए जो पारिस्थितिक तंत्र को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य उत्पादन का खतरा न हो और आर्थिक विकास को टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जाए। विकसित देशों पर नेतृत्व करने का दायित्व डाला गया। विचार यह है कि चूंकि वे पिछले और वर्तमान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अधिकांश स्रोत हैं, इसलिए औद्योगिक देशों से घरेलू स्तर पर उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सबसे अधिक प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें अनुलग्न देशों कहा जाता है और वे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के सदस्य हैं। इनमें मध्य और पूर्वी यूरोप के संक्रमण में अर्थव्यवस्था वाले 12 देश शामिल हैं। अनुलग्न देशों में वर्ष 2000 तक उत्सर्जन को 1919 तक के स्तर तक लाने की अपेक्षा की गई थी। उनमें से कई ने ऐसा करने में सख्त कदम उठाए और कुछ पहले से ही सफल हो चुके हैं। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के लिए नई धनराशि निर्देशित करना। औद्योगिक राष्ट्र इस कन्वेंशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सहमत है। इन देशों को हम पहले से ही दी जा रही किसी भी वित्तीय सहायता से परे कन्वेंशन के माध्यम से अनुदान और ऋण की एक प्रणाली स्थापित की गई है और इसका प्रबंधन उसके द्वारा किया जाता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा औद्योगिक देश से भी कम उन्नत देशों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने पर सहमत है। एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए एक मार्ग की शुरुआत का खाका खींचता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर्थिक विकास दुनिया के गरीब देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन द्वारा जोड़ी गई जटिलताओं के बिना भी ऐसी प्रगति हासिल करना मुश्किल है। कन्वेंशन इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वीकार करता है कि विकासशील देशों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का हिस्सा आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। फिर भी अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के हित में यह देश ऐसे देशों का उत्सर्जन को इस तरह से सीमित करने में मदद करना चाहता है जिससे उनकी आर्थिक प्रगति में बाधा न आए। ऐसा ही एक जीत-जीत समाधान बाद में सामने आया। एक कन्वेंशन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की कल्पना की गई, समस्या पर नजर रखता है और यह भी देखता है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। औद्योगिक देश अनुबंधक जो अपनी जलवायु परिवर्तन नीतियों और उपायों पर नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होगी।
जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल उन देशों के लिए जिन्होंने अपना अनुसमर्थन किया है द्वारा शासित मुद्दे पे भी शामिल है। उन्हें अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन की वार्षिक सूची भी प्रस्तुत करानी होगी जिनमें उनके आधार वर्ष 1919, 1990 और उसके बाद के सभी वर्षों के आंकड़े शामिल होंगे। विकासशील देश गैर अनुलग्नक पक्ष जलवायु परिवर्तन के निपटने और इसके प्रभाव के अनुकूल होने के अपने कार्यों के बारे में अधिक सामान्य शब्दों में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यह रिपोर्ट अनुलग्नक पक्ष की तुलना में कम नियमित होती है और यह उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए धन मिलने पर निर्भर होती है, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों के मामले में। जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन पर औपचारिक विचार विमर्श शुरू हुआ। सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सभी देशों की संवेदनशीलता को स्वीकार करता है और इसके परिणामों को कम करने के लिए विशेष प्रयासों का आह्वान करता है, खासकर उन विकासशील देशों में जिनके पास अपने दम पर ऐसा करने के लिए संसाधनों की कमी है। सम्मेलन में शुरुआती वर्षों में अनुकूलन को शमन की तुलना में कम ध्यान दिया गया, क्योंकि पक्ष जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संवेदनशीलता के बारे में अधिक निश्चितता चाहते थे। जब आईपीसीसी की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी हुई तो अनुकूलन ने गति पकड़ी और पक्ष प्रतिकूलन प्रभाव को संबोधित करने और अनुकूलन के लिए वित्त पोषण व्यवस्था स्थापित करने की प्रक्रियाओं पर सहमत हुए। वर्तमान में अनुकूलन पर काम अलग अलग सम्मेलन निकायों के तहत होता है। अनुकूलन समिति जिसके तहत पार्टियों की स्थापना पर सहमति व्यक्त करने अनुकूलन ढांचा जैसे के हिस्से के रूप में मैकिनन समझौते, यह अनुकूलन के लिए यह एक समेकित कन्वेंशन आधारित दृष्टिकोण की दिशा में बड़ा कदम है। यूएनएफसीसीएस और सीसीसी और रियो कन्वेंशन। यूएनएफसीसी एक रियो कन्वेंशन है जो 1992 में रियो अर्थ समिट में हस्ताक्षर के लिए खोले गए दो में से एक है। एक सहयोदर रियो कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए कन्वेंशन है। तीनों आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में तीनों कन्वेंशन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त संपर्क समूह की स्थापना की गई, जिसका अंतिम उद्देश्य आपसी चिंता के मुद्दों पर अंतिम गतिविधियों में तालमेल विकसित करना था। अन्य प्रमुख तंत्र और वित्तीय साधन। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM स्वच्छ विकास तंत्र। यह तंत्र विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है और विकसित देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड यह वित्तीय तंत्र विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और अनुकूलन परियोजनाओं में सहायता प्रदान करता है। निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसके लिए किए गए प्रयासों और समझौतों के माध्यम से दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि जिनका नाम उस जापानी शहर के नाम पर रखा गया जहां 1997 में इसने अपनाया गया था। इसका उद्देश्य उन गैसों के उत्सर्जन को कम करना था जो प्रदूषण में योगदान करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण होती है। 2005 में लागू इस प्रोटोकॉल में उत्सर्जन में 6% की कमी करने का आह्वान किया गया। 2008 से 12 के दौरान 41 देशों और यूरोपीय संघ में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर से 5.2% कम हो गया है। इसे अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण संधि के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया है। हालांकि कुछ आलोचकों ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। पृष्ठभूमि एवं प्रावधान। क्योटो प्रोटोकॉल को प्रथम संशोधन के रूप में अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसने अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड वैश्विक वायुमंडल में ऊर्जा संतुलन को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिससे वैश्विक औसत तापमान में कुल मिलाकर वृद्धि होती है।
जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के दीर्घकालीन प्रभाव में दुनिया भर में समुद्र के स्तर के सामान्य वृद्धि होगी और बाढ़ और सूखे जैसी चरम जलवायु संबंधी घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी और उनके विवरण में बदलाव और सभी पेड़ पौधे जानवर एवं प्रजातियों में 20 से 30% का विलुप्तीकरण का खतरा बढ़ गया। क्योटो प्रोटोकॉल ने यूएनएफसीसी संगठन के सदस्यों और संक्रमणकालिक अर्थव्यवस्था वाले कई देशों से मिलकर अधिकांश अनुलग्नक देशों के साथ हस्ताक्षर कार्यों को अनिवार्य उत्सर्जन कमी लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध किया, जो प्रत्येक देश की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग थे। यूएनएफसीसी और प्रोटोकॉल के अन्य हस्ताक्षरकर्ता जिनमें ज्यादातर विकासशील देश शामिल हैं को अपने उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रोटोकॉल कम से कम 55 अनुलग्नक देश थे। हस्ताक्षरों द्वारा अनुसमर्थन में 90 दिनों के बाद फरवरी 2005 में लागू हुआ। प्रोटोकॉल ने देशों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कई तरीके प्रदान किए। एक दृष्टिकोण प्राथमिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना था, जिसे सिंक कहा जाता है, जो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाते हैं। पेड़ लगाना, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, इसका उदाहरण था। एक अन्य दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिससे कहा जाता है स्वच्छ विकास तंत्र CDM, जिससे विकसित देशों को कम विकसित देशों में प्रौद्योगिकी और बुनियाद ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां अक्सर उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर थे। CDM के तहत निवेश करने वाला देश प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रेडिट के रूप में उत्सर्जन की प्रभावी कमी को दावा कर सकता था। चुनौतियां। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि या प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं थी। वास्तव में यह संधि के प्रभावी होने के बाद 2 वर्षों में जारी की गई रिपोर्ट ने संकेत दी कि अधिकांश भागीदार अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल हैं। हालांकि कुछ आलोचकों के अनुसार यदि लक्ष्य पूरे हो भी गए तो पर्यावरण को अंतिम लाभ महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का प्रमुख उत्सर्जन चीन, दुनिया का दूसरा उत्सर्जक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रोटोकॉल के बाध्य नहीं थे। चीन एक विकासशील देश होने के कारण और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्योंकि इसके प्रोटोकॉल को पुष्टि नहीं की थी। अन्य आलोचकों ने दावा किया कि प्रोटोकॉल में उत्सर्जन में कमी की मांग इतना मामूली थी कि अगले कई दशकों में वैश्विक तापमान में कोई पता लगाने योग्य अंतर नहीं आ सका, भले ही अमेरिकी भागीदारी के साथ इसे पूरी तरह हासिल कर लिया गया। जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने जितना ही महत्वपूर्ण था। संधि विस्तार और प्रस्थापन। 2012 में कतर के दोहा में आयोजित 18वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में प्रतिनिधियों ने क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक बढ़ाने की सहमति जताई। उन्होंने 2011 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित COP17 से अपने वादे की पुष्टि भी की, जिसमें 2015 तक नई व्यापक कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु संधि बनाने की बात कही गई थी, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैस उत्पादक देशों, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश जैसे चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल हैं, को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा और 2020 में लागू होने वाली नई संधि क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से बदल दी गई। असहमति से भरे कई सम्मेलनों के बाद प्रतिनिधियों ने 2015 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित COP21 में दुनिया के औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं सीमित करने के लिए एक वैश्विक लेकिन गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि साथ ही इस वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने का प्रयास किया। UNFCCC के सभी 196 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते ने प्रभावी रूप से क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले ली। इसने हर 5 साल में एक प्रगति समीक्षा और 2020 से तक
100 मिलियन वाले एक कोष के विकास को भी अनिवार्य कर दिया, जिसे हर साल फिर से भरा जाने लगा ताकि विकासशील देशों को गैर ग्रीन हाउस गैस उत्पादक तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सके। इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर पेरिस समझौता लागू हुआ, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना था। हमारा चौथा टॉपिक है पार्टियों का सम्मेलन, COP। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभिनेताओं के बीच लिखित समझौता का सर्वोच्च शासकीय निकाय है। यह सम्मेलन के सदस्य का राज्यों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों से बना है। COP का दायरा सम्मेलन के कार्यान्वयन और COP द्वारा अपनाए गए किसी भी अन्य कानूनी संसाधनों की समीक्षा करना और सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेना है। आज तक पार्टियों के सम्मेलन में 14 साधारण बैठक और एक असाधारण जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए 2 भागों में आयोजित की गई है। 1994 से 1996 तक पार्टियों के सम्मेलन ने अपनी साधारण बैठक सालाना आयोजित की। तब से यह बैठक कुछ कम बार आयोजित की गई और 2000 में प्रक्रियाओं के नियमों के बदलाव के बाद अब हर 2 साल में आयोजित की जाती है। पार्टियों के सम्मेलन COP 16 की 16वीं बैठक 21 अक्टूबर में 1 नवंबर 2024 तक कैली, कोलंबिया में आयोजित की गई। COP के सम्मेलन की बैठक COP 16 में जैविक विविधताओं पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कैली, कोलंबिया 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 2024 में आयोजित की गई। COP 15 पुनः आरंभ, जैविक विविधताओं पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का दूसरा पुनः आरंभ नैरोबी, केन्या में 19 और 20 अक्टूबर 2023 में किया गया। इसी तरीके से COP 15 2 भागों में आयोजित किया गया। COP 14 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक शर्म अल शेख, मिस्र में 17 से लेकर 29 नवंबर 2018 तक की गई। COP 13 जैविक विविधताओं पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 13वीं बैठक जो है मैक्सिको 4 से 17 दिसंबर 2016 में। इस तरीके से हर 2 साल के पश्चात विभिन्न COP की मीटिंग जो है वो करी गई और जिसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना था। पार्टियों के सम्मेलन की बैठकों पर का एजेंडा बहुत व्यापक था, जो पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपने स्थायी कार्यकाल को दर्शाती है। अपनी बैठक में पार्टियों के सम्मेलन ने 1995 से 97 की अवधि के लिए एक मध्यम अवधि के कार्यक्रम का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में कार्यान्वयन करने के लिए सम्मेलन के दीर्घकालीन कार्यान्वयन का आधार तैयार किया गया। विशेष रूप से इसने कई विषयगत कार्यक्रमों का विकास देखा है और सभी कार्यक्रमों के प्रासंगिक कई मुख्य क्रॉस कटिंग मुद्दों की पहचान की है। पार्टियों के सम्मेलन की 4थी बैठक से लेकर 7वीं बैठक तक की अवधि को कवर करने के लिए कार्य का एक कार्यक्रम स्थापित किया और इसने भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मेलन के संचालन की समीक्षा करने और कार्य को एक दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित गई। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सम्मेलन के संचालक पर एक अंतर स्तरीय बैठक 1999 में आयोजित की गई थी, जिसके परिणामों की रिपोर्ट पार्टियों के सम्मेलन की 5वीं बैठक में दी गई और सम्मेलन के भविष्य के संचालन पर निर्णयों के लिए आधार बनाया गया। यह एक टेबल प्रस्तुत किया गया है जिसमें पार्टियों के सम्मेलन की बैठक एवं उनके द्वारा वित्तीय तंत्र के लिए मार्गदर्शन, कार्य का माध्यम एवं अवधि का बखान किया गया है। स्वच्छ विकास तंत्र क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल से स्वच्छ विकास तंत्र की शुरुआत की है। विकसित और विकासशील देशों के बीच यह समझौता ओजोन परत को संचारित करने के लिए उत्सर्जन को कम करने एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रयास करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक रूप से निर्भर राष्ट्र विकासशील देशों को ऐसी परियोजनाएं लागू करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है, जबकि अपने स्वयं के खर्च पर वे CER क्रेडिट या उत्सर्जन न्यूनीकरण इकाई अर्जित करते हैं जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य उन देशों को पुरस्कृत कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं
और ऐसा करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अतिरिक्त क्रेडिट उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से अधिक प्राप्त का विश्वव्यापी बाजार में कारोबार किया जा सकता है। एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने के बराबर है। इस पहल से विकासशील देशों को वित्त पोषों में वृद्धि होगी, जहां अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। स्वच्छ विकास तंत्र का उद्देश्य स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं को जलवायु परिवर्तन से संबंधित मापनीय सुधार लाने चाहिए। परियोजना को वास्तविक दीर्घकालीन लाभ प्रदान करना चाहिए और उन्हें भौतिक रूप से ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होना चाहिए। स्वच्छ विकास तंत्र के उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकना और रोकथाम में योगदान दें। विकासशील देशों को दीर्घकालीन रणनीतियों विकास में सहायता प्रदान करना, उत्सर्जन को कम करने और हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में औद्योगिक देशों की सहायता करना, उत्सर्जन कम करने के लिए रचनात्मक रणनीतियों को लागू करने में देशों की सहायता करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा बनाने के लिए पशु मल का उपयोग करना तथा सक्रिय रूप से उसका प्रबंधन करना, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को कम करना। भारत में स्वच्छ विकास तंत्र का परिचालन विवरण। परियोजनाओं की पहचान यह प्रारंभिक चरण है और इसमें ऐसे विचारों को खोजने के लिए अनुसंधान करना शामिल है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की क्षमता हो। दूसरा, सरकार से अनुमोदन। धारणा को मान्यता मिलने के बाद इसे भारत सरकार के अनुमोदन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तावित किया जाता है। परियोजना का विकास एक आधार रेखा स्थापित करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है जिसके आधार पर क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार उत्सर्जन में बदलाव की निगरानी की जाएगी। परिमाणीकरण। CDM प्रशासनिक इकाई प्रारंभिक पहचान सर्वेक्षण के परिणामों को सत्यापित करने के लिए एक निष्पक्ष निकाय की नियुक्ति करती है। पंजीकरण की प्रक्रिया। शासी परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन से चयनित परियोजना CDM परियोजना में परिवर्तन हो जाती है तथा उसे क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रदत्त सभी वित्तीय और कानूनी सुविधाएं मिल जाती हैं। उन पर नजर रखना। पंजीकरण के बाद समय के साथ ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में होने वाले बदलाव पर नजर रखी जाती है या परियोजना के क्रियान्वयन में उचित सुधार किए जाते हैं। सत्यापन। विशेषज्ञों की एक टीम प्रमाणीकरण के लिए भेजने से पहले सभी डेटा और परिमाणों का सत्यापन करती है। प्रमाणीकरण। संपूर्ण सत्यापन के बाद प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कि परियोजना ने योजना के अनुरूप उत्सर्जन में प्रभावी कमी ला दी है। छठा टॉपिक है प्रोटोटाइप कार्बन फंड PCF। PCF की स्थापना 2000 में विश्व बैंक द्वारा की गई थी। यह कार्बन क्रेडिट में निवेश करने वाला पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी फंड है। यह मानते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग का उसके उधार लेने वाले ग्राहक देशों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, विश्व बैंक ने प्रोटोटाइप कार्बन फंड PCF की स्थापना को मंजूरी दी। PCF का उद्देश्य उन परियोजनाओं में निवेश करना है जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाए, जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल के प्रयोजनों के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन के साथ पंजीकृत किया जा सके। इस संभावना को बढ़ाने के लिए कटौती और UNFCCC के पक्षों द्वारा मान्यता दी जाएगी। स्वतंत्र विशेषज्ञ सत्यापन और प्रमाण प्रक्रियाओं का पालन करने और UNFCCC नियमों के विकसित होने पर प्रतिक्रिया देते हैं। PCF संयुक्त कार्यान्वयन और स्वच्छ विकास तंत्र के ढांचे के भीतर उत्सर्जन में कटौती का पायलट उत्पादन करेगा। PCF क्योटो प्रोटोकॉल और JIE और CDM के लिए उभरते ढांचे के अनुरूप उत्सर्जन में कटौती करने के लिए डिजाइन की गई परियोजनाओं में कंपनियों और सरकारों द्वारा किए गए योगदान का निवेश करेगा। योगदानकर्ताओं या PCF में प्रतिभागियों को परियोजना की मेजबानी करने वाले संबंधित देशों के साथ हुए समझौतों के अनुसार सत्यापित और प्रमाणित उत्सर्जन कटौती का अनुपातिक हिस्सा प्राप्त होगा। उत्सर्जन में कटौती के लिए बाजार का आकार। बाजार में विकास के इस प्रारंभिक चरण में बाजार की मात्रा सभी अनुमान काल्पनिक हैं। बाजार में संभावित आकार को देखने का यह तरीका है। यह मान लिया जाता है कि औद्योगिक देशों को 5% कटौती के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए 2008 से 12 की प्रतिबद्धता अवधि के दौरान प्रति वर्ष लगभग 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। उनके 1919 के उत्सर्जन स्तर में विश्व बैंक के प्रोटोटाइप कार्बन फंड कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने चेन्नई में कार्यान्वयन के लिए एक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट
ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसमें ऊर्जा सामग्री का प्रवाह किए बिना किसी भी ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा निकालने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की प्रस्तावना है। निजी क्षेत्रों में के कई औद्योगिक संगठनों ने भी इस फंड के तहत सहायता मांगी है। इसका लाभ कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व ने परियोजनाओं के वित्त पोष में मदद की, स्थानीय समुदाय को स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार के अवसर मिले, ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन में कमी आए, जिससे विश्व जलवायु परिवर्तन प्रयासों में योगदान मिला। महत्वपूर्ण पहल सीपीएफ के कई अग्रणीय परियोजनाओं का समर्थन किया, जो बाद में अन्य कार्बन फंड और जलवायु वित्त पोषित तंत्रों के मॉडल बनी। इसने जलवायु वित्त पोषों और कार्बन बचाव की अवधारणा को विश्व स्तर पर लगता ने अन्य जलवायु वित्त पोषण कार्यक्रमों और कोषों के विकास को प्रेरित किया। इसने यह साबित किया कि कार्बन वित्त पोषण से न केवल पर्यावरणीय लाभ मिल सकते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक लाभ भी मिल सकते हैं। निष्कर्ष, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास किए। इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल, पार्टी सम्मेलन और स्वच्छ विकास तंत्र जैसे कई महत्वपूर्ण और तंत्र और समझौते बनाए गए। प्रोटोटाइप कार्बन फंड भी इन प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विकासशील देशों में ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक समन्वय और सहयोग आवश्यक है। यह प्रयासों के माध्यम से न केवल पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए जाते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक लाभ भी सुनिश्चित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र को ये प्रयास एक सतत और हरित भविष्य की ओर ले जाता है। सारांश, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, सतत विकास, क्योटो प्रोटोकॉल, पार्टियों का सम्मेलन और स्वच्छ विकास तंत्र और प्रोटोटाइप कार्बन फंड, इन सभी तत्वों का उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और एक सतत हरित और समावेशी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं उसका हेडिंग है वायु प्रदूषण मूल बातें, जिसके अंतर्गत हम वायु प्रदूषण पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवों और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे समझने के लिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम वायु प्रदूषण का वर्गीकरण, वायु के गुण, उसके प्रदूषक, उसके प्राकृतिक और मानव निर्मित सोर्स, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, उसका फेट और स्मॉग के बारे में, साथ ही उनके संगठन के बारे में, उनसे होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर सबिहा नाज, असिस्टेंट प्रोफेसर भिलाई महिला महाविद्यालय। थैंक यू सो मच।